अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल से आगे। जो अलीना शिगरी करती हैं वो अपनी निजी मसरूफियात की बिना पर इस हफ्ते छुट्टियों पर हैं, इसलिए ये प्रोग्राम 4 रोज़ मैं करूंगा। और आज हम एक ऐसी हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा लेंगे जो महंगाई मुकाओ मार्च के नाम पर महंगाई खत्म करने का वादा करके आई, मगर 1 साल के दौरान महंगाई पर कम और अपोजिशन के खात्मे पर ज्यादा तवज्जो दी गई, लेकिन यह हुकूमत अपोजिशन को खत्म कर सकी, ना ही महंगाई पाकिस्तान में कम हुई। 1 साल में महंगाई की शरह 11% से बढ़कर 29% से तजावज कर गई, जबकि सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है उसमें मजीद महंगाई हुई और वो 48% से ऊपर इस वक्त तक पहुंच चुका है। आज हम ऐसी हुकूमत की माशी कारकर्दगी का जायजा लेंगे जो सियासत नहीं, रियासत और मईशत बचाने का नारा लगाकर इक़्तिदार में आई। आज उस हुकूमत की अपनी सियासत महफूज है, ना ही रियासत। रही सही मईशत, जो हाल है वो भी इक्तिसादी जायजा सर्वे से है और तजर्बाकारी का दावा करने वालों ने कौमी मईशत को मुंह के बल गिरा दिया है। पाकिस्तान को एशियन टाइगर्स बनाने का ख्वाब दिखाने वालों ने पाकिस्तान को खित्ते के तमाम ममालिक हत्ता के श्रीलंका से भी पीछे धकेल दिया। भारत में रवां साल माशी तरक्की की रफ्तार 6%, बांग्लादेश में 5.5% और दिवालियापन का शिकार श्रीलंका, जहां पे माशी तरक्की का रफ्तार का तखमीना इस वक्त भी वर्ल्ड बैंक और IMF की जानिब से 3.5 से 4% लगाया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान जो गुज़श्ता 2 बरसों में 5.7 और 6.1% की रफ्तार से माशी तरक्की कर रहा था, वो रफ्तार कम होकर महज 0.29 पर आ गई है। कौमी जो मजमूई पैदावार का हुजम है, जो PTI दौरे हुकूमत के अंदर 383 अरब डॉलर था, वो भी कम होकर 297 अरब डॉलर पर आ गया है। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी हुकूमत की माशी कारकर्दगी का जायजा लेंगे जो मुल्क से गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे का वादा करके इक़्तिदार में आई थी, मगर गुर्बत और बेरोजगारी में इस कदर इजाफा हुआ कि कौमी इक़्तिसादी सर्वे में गुर्बत और बेरोजगारी से मुतल्लिक ताज़ा तरीन आदाद व शुमार ही शामिल नहीं किए गए। कौमी मईशत का हर शोबा ज़वाल पजीरी का शिकार है, ज़राअत हो या सनत हो, खिदमात हो या टेक्सटाइल का शोबा हो, तरसीलात ज़र हो या ज़र मुबादला के ज़खायर या बरामदात, गर्ज के हर शोबे में गिरावट ही गिरावट नजर आती है। तजर्बाकारों ने न सिर्फ अंदरून मुल्क सरमायाकारों के एतमाद को ठेस पहुंचाई, बल्कि बैरूनी सरमायाकारों ने भी मुंह मोड़ लिया। आलमी मालियाती इदारों ने मदद से इनकार किया तो कौमी तारीख में पहली बार यह मंजर भी देखने को मिला कि पाकिस्तान के दरीना दोस्त ममालिक ने भी माली मदद से हाथ खींच लिया, जिसका एतराफ खुद वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ इन अल्फाज के साथ किया है। आइए सुनते हैं। 14 महीने से हुकूमत बदलने के बावजूद हमारे दोस्त हुकूमत पाकिस्तान, कोई सियासी जमात नहीं, हुकूमत पाकिस्तान पर मुकम्मल एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, सपोर्ट करने के लिए जिस किस्म की चाहिए तैयार नहीं है। इन माशी हालात में जो कौमी बजट पेश किया गया है उसका 80% कर्जों की सूद की अदायगी और 20% सब्सिडीज और पेंशन पर खर्च होगा। वफाकी हुकूमत के जो अखराजात हैं, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के हों या हुकूमत के रोजमर्रा के अखराजात, सूबों को ग्रांट्स, तरक्याती मंसूबे और दिफा के लिए भी हुकूमत को कर्जों पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा और अवामी मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि महंगाई की चक्की में पिसी हुई अवाम पर हुकूमत इस्लाहात के नाम पर बिजली के झटके और गैस के बम बरसाने की तैयारी कर रही है। जैसे पावर सेक्टर में रिफॉर्म किया, टैरिफ बढ़ाने पड़े, सर्कुलर डेट का फ्लो 0 करना है, टैरिफ बढ़ाना पड़े, गैस को सर्कुलर डेट खत्म करना है, टैरिफ बढ़ाना पड़े। वो मेजर्स ऐसे तो होंगे ना कि जिसपे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहिए होगा। नाज़रीन, हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान की माशी जो तरक्की की रफ्तार थी गुज़श्ता माली साल में 6.1% थी, जो कम होकर 0.29 पे आई है। और ये क्यों पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है कि हर 2-4 साल में पाकिस्तान में जो माशी तरक्की की रफ्तार है वो 5+ पे जाती है, 6 पे भी जाती है, लेकिन फिर
एकदम से इसको डिप लगता है और फिर हम वापस रिवर्स गेयर लग के कभी ये माइनस पे आ जाते हैं, कभी 0, कभी 1 और कभी 2 पे होते हैं। और फिर इस माशी भंवर से हम कैसे पाकिस्तान को निकाल सकते हैं, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के बड़े मारूफ माशी तज्जिया निगार और इकोनॉमिस्ट डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब हैं, उनसे हम इस सिलसिले में बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम और वेलकम इन द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, बुनियादी क्वेश्चन ये कि पाकिस्तान की अगर माशी सूरत हाल को हम देखें, जो एक नुकता हम पिछली 3-4 दिहाइयों से अगर इसका जायजा लें, और बार बार ये होता है कि 2-4-5 साल पाकिस्तान जो है कि एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ चलता है। हमें 2002 से लेकर 7-8 का अगर देखें, उसमें भी हमें नजर आता है कि पाकिस्तान की ग्रोथ 5+ रही थी। फिर बाद में भी 2 अदवार आए कि 2-4 साल में पाकिस्तान उठता है लेकिन फिर एकदम से डिप कर जाता है। अभी भी हम अगर 2019-20 को देखें या 20-21 को देखें, 5.7, फिर 6.1% और फिर एकदम से 0.29। तो ये बेसिक फैक्टर क्या, हम सियासत को एक तरफ रख लेते हैं, हुकूमतें कहती हैं जी हमसे पहले आने वाले थे जो वो एक बारूदी सुरंगें बचाकर चले गए कि हम तबाह बर्बाद हो गए। हम इसको एक कतई नज़र इस तरफ से हट करके पाकिस्तान की माशी स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे कौन से मसाइल हैं कि हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ नहीं बढ़ सकते, हम बार बार जो है कि उठते हैं, गिरते हैं, फिर संभलते हैं, फिर गिरते हैं। जी डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि 1980 से आज तक हमारी जो औसत ग्रोथ है मईशत की शरह नमू, वो भारत और बांग्लादेश और श्रीलंका से भी कम रही है। ये तो रिकॉर्ड पर है। लेकिन ये भी रिकॉर्ड पर है कि जब भी पाकिस्तान ने मईशत में बेहतरी दिखाई शरह नमू में, तो वो कुछ माशी अशारियों को खराब करके हासिल की गई। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो आपने माशी ग्रोथ हासिल की हो तो कुछ ना कुछ, कभी तिजारती खसारा बढ़ा दिया, कभी बजट खसारा बढ़ा दिया, कभी आपने सस्ते कर्जे दे दिए। तो ये हमेशा ऐसे हुआ है और ये रिकॉर्ड पर है, कोई नई बात नहीं है। अब आपने जो वैसे 2022 का तस्करा मैं कर दूं, तो जो जिसमें अच्छी ग्रोथ थी, तो वो है कि उस साल $80 अरब की इंपोर्ट्स की, जो पिछले साल की इंपोर्ट से $24 अरब ज्यादा थी। तो अगर वो $24 अरब इंपोर्ट ना करते तो शायद आज जो है वो आपका मईशत बहरान का ही शिकार ना होती। फिर इसी तरह से आपने देखा कि महंगाई बढ़ गई, और तो अगर आप ये रिजर्व्स गिर गए आपके, तो IMF की अगर रिपोर्ट निकालें अगस्त 2022 की, वो ये कहते हैं कि जो पिछली हुकूमत ने जो माशी पॉलिसियां अपनाई थी नवाजने के लिए ताकतवर तबकों को, उसके नतीजे में जो मईशत की शरह नमू है वो नाहमवार है और पायदार नहीं है। उसमें माशी अशारिये खराब हुए, रिजर्व्स गिरे, अफरात ज़र बढ़ा और मईशत जो है खराबी की तरफ चली गई। तो ये तो रिकॉर्ड पर है। कभी भी पाकिस्तान ने ऐसी माशी तरक्की नहीं की बगैर माशी अशारियों को खराब किए हुए। ये बुनियादी खराबी है। असल चीज़ जो है, जैसे आपने एक बड़ा अहम नुकता उठाया है, जो तरक्की होती है कि आप टैक्सों का मुनसफाना निज़ाम वज़ा करें, टैक्स और GDP को बढ़ाएं, कौमी बचतें और GDP बढ़ाएं और मुल्क की सरमायाकारी और GDP बढ़ाएं। हम ये बढ़ाने के बजाय कभी तिजारती खसारा बढ़ा देते हैं, कभी जाली रेमिटेंसेस कर लेते हैं, कभी शरह सूद को इतना सस्ता करके कहते हैं कि आप बेतहाशा दौलत कमा लें और मईशत को तबाह कर दें। इसको कहते हैं अशराफिया की मईशत, यानी तमाम पॉलिसियाँ अशराफिया के मुफाद में बनाई जाती हैं। और एक और बैरूनी अशराफिया भी है जिसमें अमरीका और IMF है, और कहीं कहीं इन दोनों अशराफियों में गठजोड़ है। पाकिस्तान के मुफाद के लिए जो माशी पॉलिसियाँ हैं, जो कम से कम तीनों बड़ी पार्टियाँ इस वक्त जो हैं उनके मंशूर में है, वो यकसानियत है, और वो तीनों पार्टियों ने उससे तकरीबन 100% इनराफ किया। और यही तबाही की वजह है कि अशराफिया को फ़ायदा पहुँचाएँ, कौमी दौलत लूटने वालों को फ़ायदा पहुँचाएँ, टैक्स चोरी करने वालों को फ़ायदा पहुँचाएँ और मईशत को ऊपर ले जाएँ। जब इसको ठीक करने जाएँ तो जैसे इस साल हुआ कि -3 के, ये -0, ये कह रहे हैं शायद 0.3, मेरे ख्याल से ये -2 है। जरा डॉक्टर साहब, ये अप रीजन की भी आपने बात किया कि इस वक्त भी जब हमने देखा इकोनॉमिक सर्वे या बजट पेश किया जा रहा था, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक जस्टिफिकेशन ये दी जा रही थी कि ग्लोबल रिसेशन है, ग्लोबल असरात हैं, रीजन के असरात हैं। लेकिन हम रीजन में अगर हम देखें, इस वक्त भी इंडिया की ग्रोथ रेट जो है 6+ है, 5.3 to 5% जो है बांग्लादेश की नजर आ रही है। इवन श्रीलंका की ग्रोथ जो है कि वो जो वर्ल्ड बैंक IMF ने प्रोजेक्शन इस वक्त की हुई है, वो भी 3.5 से 4% की हुई है। तो श्रीलंका जैसा मुल्क भी जो डिफॉल्ट कर चुका था, जहां पे बड़ी हालात खराब थे, अगर वहां पर ये ग्रोथ नजर आ रही है और पाकिस्तान के अंदर ये बिल्कुल ग्रोथ का ना होना, ये और ख़ास तौर के ऊपर 1 साल के अंदर अंदर, अब लास्ट ईयर का भी जो इकोनॉमिक सर्वे इसी नून लीग की गवर्नमेंट ने पेश किया था, अगरचे वो PTI का दौरे हुकूमत से मुतल्लिक था, लेकिन 6% से एकदम से बहुत से लोग इसको भी 0.2 जैसे आप कह रहे हैं, बाज़ लोगों का ख्याल है कि शायद ये नेगेटिव में चली गई है। लेकिन इसके अंदर अगेन
जो आदाद-ओ-शुमार है उसको एडजस्टमेंट की गई है, लेकिन इतना एकदम से गिरना जो है कि ये समझ से बाला तर है। एक आम आदमी समझता है कि शायद बिल्कुल कोलैप्स कर गए हम और शायद उठना हमारे लिए मुश्किल है। क्या वाकई ऐसा है या मईशत की बहाली हो सकती है, अभी भी ऐसे मामलात हो सकते हैं कुछ? देखिए, मैंने अभी आपसे कहा था ना कि वो जो ग्रोथ थी 2022 में, उसमें उन्होंने 24 अरब डॉलर की इंपोर्ट जो है वो बढ़ाई थी। अब ये रिजल्ट गिर गए थे तो इन्होंने अभी 11 महीने में 21 अरब डॉलर की जो है वो अपनी इंपोर्ट्स कम कर दी और 17 अरब डॉलर का तिजारती खसारा कम कर दिया, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे। IMF के ने आपको किस्त नहीं दी थी, तो इन्होंने ये किया कि मईशत को सुकेड़ दिया, सनत और तिजारत की सरगर्मियां रुक गई क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे, तो मईशत कोलैप्स कर गई। तो बुनियादी तौर पर वो जो 22 में थी वो भी गलत थी, जो 21 में थी वो भी गलत है। अब भी ये हुआ कि एक तो ये कि इन्होंने इंपोर्ट्स कम की, मगर एक और तबाही आई कि इस दौर में बेतहाशा हुंडी हवाले का कारोबार बढ़ा, सरमाए का फरार हुआ, उसके बाद रुपए की कदर बहुत तेजी से गिरी, रिजर्व्स भी गिरे। तो नताइज वही हैं कि आपका जब इंपोर्ट्स को उसको बढ़ाते हैं और तिजारती खसारे को बढ़ाते हैं तो ग्रोथ हो जाती है, जब उसको ठीक करते हैं क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होते तो वो जो है मनफी हो जाती है। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि मैंने आपको आदाद-ओ-शुमार बता दिए। अब इसको ठीक करने का जो तरीका है वही है कि जो तीनों पार्टियों के मंशूर में है, नंबर 1, वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, मईशत को दस्तावेजी बनाया जाएगा, काले धन को सफ़ेद होने से रोका जाएगा। यानी आप जाली रेमिटेंसेस मंगवाने के बजाय आप बरामदात बढ़ाएं जहां से रोजगार मिलेंगे, लेकिन उससे ताकतवर तबके खुश नहीं होते। तो इसलिए कोई हुकूमत फौजी हो या ये तीन पार्टियों की हो या कोई और आए, वो वही करती है जो ये होता है। ताकतवर तबके चाहते हैं, डिफॉल्टर्स चाहते हैं, कौमी दौलत लूटने वाले चाहते हैं। उसका एक सबूत मैं आपको दे दूं। अभी ये जो बजट आया है, ये पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहली दफा हुआ है कि बरामदात का हदफ कम है और रेमिटेंसेस का ज्यादा है। ठीक, बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, कहीं ऐसी दुनिया में नहीं होता। भारत में जो है वो बरामदात जो है ना वो GDP का 21% है और रेमिटेंसेस 3% है। हमारा जो है ना बरामदात जो है 9% है, रेमिटेंसेस भी 9% है। यानी हम बरामदात 1/3 कर रहे हैं और जाली रेमिटेंसेस उनसे तिगनी कर रहे हैं। अब इसमें जो बजट में रखा गया है बड़ा हैरान कुल है। इन्होंने ये कर दिया कि जनाब पहले हम ये कहते थे कि जो रेमिटेंसेस हैं जाली हैं और इसका सबूत पेश किए थे। मैंने तो कोई 4 दर्जन दफे कहा था। तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने कहा था कि ठीक है, अब 1 करोड़ से ऊपर की जो रेमिटेंस होगी उसकी हम तहकीकात करेंगे कि कितनी जाली है नहीं है। फिर PTI आई, उन्होंने भी कहा ये तो जाली है, तो उन्होंने उसको 50 लाख कर दिया कि 50 लाख से ऊपर हम तहकीकात करेंगे। अब अचानक उन्होंने इसको 3 करोड़ कर दिया। यानी 2 साल से 2 हुकूमतों ने कम इसीलिए किया था कि इसको ठीक करें। अब जब भी पाकिस्तान में बहरान आता है तो हुकूमतें ये सोचती हैं कि इससे ताकतवर तबकों को क्या फ़ायदा होगा। उसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि ये इन्होंने जो है वो इसमें 3 करोड़ इसको कर दिया। तो होता ये हुंडी हवाले से पैसा बाहर जाता है, यहाँ से जो है ना रेमिटेंस आती है बाद में, जिस पर टैक्सों का नुकसान होता है। फिर डॉलर मार्केट से खरीद के पैसा बाहर चला जाता है। तो पैसा आया, पैसा चला गया, टैक्सों में नुकसान हो गया, काला धन सफ़ेद हो गया, बरामदात गिर गई। ये बिल्कुल शैतानी चक्कर है जो रिवर्स किया है। ये पहली दफा पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि 3 करोड़ की जाली रेमिट का बड़ा हिस्सा जाली है, उसको आपने रेगुलराइज कर दिया और आप देखेंगे FATF इस पर एतराज करेगा। डॉक्टर साहब, अगर आम आदमी की जिंदगी हम देखें या आम आदमी की मईशत को देखें, आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान का तमाम जो बजट या इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो इशराफिया के लिए हैं, अवाम के लिए शायद नहीं है, वो सिर्फ सियासी मंशूर के अंदर आपको नज़र आता है, प्रैक्टिकली नज़र नहीं आता। लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी इस वक्त अजीरन हो चुकी है। आपकी महंगाई की शरह देख लें, SPI CPI दोनों देख लें, 30 से 50% तक ये है। पर कैपिटा इनकम इस साल के अंदर जो है तकरीबन $200 जो है वो कम हुई है। फिर आपने 3-4 अहम फैक्टर्स बताए हैं कि आपको इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो करने हैं कि टैक्स टू GDP रेशो बढ़ाना है, वो हमारी जो है कि वो 10% से भी कम है। फिर हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत कम है, हमारी सेविंग जो है वो बहुत कम है। तो इन सारे हालात के अंदर जो है कि इस वक्त जो आपको क्या रियलाइजेशन नज़र आ रही है कि पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर वो एहसास, वो जिम्मेदारी, या इस वक्त जो बजट स्ट्रक्चर बनाया गया है, 1-2 चीज़ें आपने मोटी मोटी इसके अंदर बताई हैं कि रेमिटेंसेज जो है कि एक्सपोर्ट से ज़्यादा जो है कि वो तवक्को की जा रही है, और ऐसी मौके के ऊपर जब हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज को वोट का हक देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम तवक्को कर रहे हैं कि हम पैसे ज़्यादा से ज़्यादा भेजेंगे। तो आपको नज़र आ रही है कि जो सिंसेरिटी होनी चाहिए पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, जो पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, क्या वो है? अगर नहीं है तो फिर ये मामलात आपको अगले 2-4 साल के अंदर किधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं, 2-4 साल तो बहुत दूर की बात है। ये जो बजट है
ये संजीदा बजट नहीं है। मैं आपको रिकॉर्ड पर बता रहा हूं कि इस बजट में अगले माली साल में चंद महीने के बाद बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीलियां होंगी, और वो तब्दीलियां जो होंगी वो आवाम के ऊपर उसमें बोझ डाला जाएगा। ये बजट तो काबिल अमल है ही नहीं। इसको तो आप एक, अगर मैं नरम अल्फाज में कहूँ तो इसको आप रद्दी की टोकरी में फेंक दें। मैं साबित कर रहा हूँ क्यों, इतनी लूज टॉक नहीं कर रहा। बजट में ये लिखा है कि चारों सूबे NFC अवार्ड के तहत जो रकम मिलती है उसमें 650 अरब रुपया खर्च ना करें, उसको फाजिल रखें ताकि बजट खसारा कम हो। इसको तमाम पार्टियों ने जो हुकूमत में है उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया। अब 650 अरब जो फाजिल रखना था उसमें सिंध का हिस्सा आता है 100 अरब, उनको 100 अरब का बजट फाजिल देना था। अब ये वफाक में भी उन्हीं की हुकूमत है, जब सिंध में उन्होंने बजट दिया तो 100 अरब के बजाय 38 अरब का खसारा दिखा दिया, यानी 138 अरब का झटका मार दिया। पंजाब उससे बड़ा झटका मारेगा, वहां तो इलेक्टेड हुकूमत ही नहीं है। तो ये तो बजट यकूम जुलाई से पहले बेमानी हो चुका है, इसलिए कि वो 650 अरब के बजाय खसारे में जा रहा है आपको। तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह है। दूसरी बात ये थी कि आपने जो इसमें टैक्सों की वसूली रखी है और नॉन टैक्सेस की वसूली रखी है, सूबों को हिस्सा देने के बाद जो रकम बचती है वो 6,900 अरब रुपए है, और सूद आपको देना है 7,300। तो आपके पैसे से तो सूद ही अदा नहीं होता, तो पूरा मुल्क कहाँ से चलेगा? इसका मतलब ये है अगले साल ये IMF के पास जाएंगे, बड़े पैमाने पर कर्जा लेंगे, और उसकी शराइत की आड़ में इस बजट का हुलिया बिल्कुल बदल जाएगा। इसलिए इस बजट को मेरे ख्याल से संजीदगी से लेना जरूरी नहीं है। डॉक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है क्योंकि इस हुकूमत की जो मुद्दत है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो मुद्दत है, वो 12 अगस्त को ख़त्म हो रही है। इससे पहले भी ये कबल वक्त इलेक्शन का जो है कि ऐलान कर सकते हैं। ये भी बातें चल रही हैं कि 3 से 6 माह इस असम्बली को एक्सटेंशन दी जाए, लेकिन ज़्यादा इम्कान यही है कि ये हुकूमत 12 अगस्त से आगे नहीं जा सकती। तो क्या ये बुनियादी वजह भी हो सकती है कि हमारे जो एक पूरा जो इकोनॉमिक सर्कल है उसको पॉलिटिकल सर्कल के साथ जोड़ा गया है? यहाँ पे एक अमूमी राय ये है कि हर हुकूमत जो है वो नेक्स्ट जनरेशन को नहीं, नेक्स्ट इलेक्शन को देख के बजट बनाती है, और ये बजट भी शायद उसी तनाज़ुर में जो आप कह रहे हैं कि रद्दी की टोकरी है, कि ये नेक्स्ट इलेक्शन को देख करके इलेक्शन में जाना है, आप इंसेंटिव दें, तरगीबात दें, चीज़ें ऐसे पेश करें जैसे कि आप अवाम दोस्त बजट पेश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा ना हो। तो क्या आप एग्री करते हैं कि यहाँ पे हम नेक्स्ट जनरेशन को या पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बजाय हम सिर्फ सियासी जमात के मुस्तकबिल या नेक्स्ट इलेक्शन को देख के बजट बनाते हैं? मेरा ख्याल ये था कि ये बजट जो है इलेक्शन का नहीं है। ये बजट इन्होंने इसलिए बनाया है कि मुमकिन तौर पर शायद IMF जो है हमें एक किस्त दे दे 1.1 अरब डॉलर की। उसके बाद जो बकाया किस्तें 2 हैं वो हम उनसे कहेंगे जी हम आपसे प्रोग्राम खत्म कर दिया, हमारा ये बजट आ गया, एक किस्त हमें दे दें नई जायजे की, और इस प्रोग्राम को खत्म कर लें। तो बुनियादी तौर पर यह बनाया गया है IMF से किस्त लेने के लिए। और जैसे मैंने कहा कि फिर जब ये अगले 22 साल में जब दोबारा IMF के पास जाएंगे, बड़ा कर्जा लेंगे 3 साल के लिए, तो फिर उसकी शराइत की आड़ में ये बजट पूरी तब्दील हो जाएगी। यही हुकूमत इलेक्शन के बाद ये आए, दूसरा आए, इलेक्शन हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने रिवाइज होना है बजट में, लेकिन बड़ी बात यह थी कि ये इलेक्शन जो हमारे होंगे वो होंगे नफरत की बुनियाद पर, इल्जाम तराशी की बुनियाद पर, मईशत की बुनियाद पर तो होने वाले नहीं है। यहाँ तो इलेक्टेबल्स आते हैं, वो फैसला करते हैं, गठजोड़ करते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि अगर मुल्क को बचाना है आपको, हमें और आपको, तो ये जो इस्लाहात की मैंने बात की थी जो तीनों पार्टियों के मंशूर में है, इंतखाबात से पहले कानून साजी करनी पड़ेगी कि कोई भी हुकूमत आए, कोई भी जाए, इसने इन तीनों इस्लाहात को जो मैंने बताई है, टैक्सों की और उसके अलावा तवानाई की, अगर ये नहीं की तो कानून उनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। जो इलेक्शन जीते हैं हर मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। ये सबसे हलफनामा ले लें, कानून साजी कर लें। अगर ये नहीं किया तो जो आप बता रहे हैं कि हमेशा तबाही आती है, वो ये खुदा न खास्ता होने जा रहा है। अब ज्यादा तबाही इसलिए आएगी कि अमेरिका का रवैया दोस्ताना जो था वो बदल गया है, क्योंकि उनको हमें वार एंड टेरर में हमारी जरूरत नहीं है। अब अगर हम नहीं बदले तो हम उनके शिकंजे में आ जाएंगे। बहुत जबरदस्त खतरात हैं। तो ये आज फैसले की घड़ी है, इंतखाबात के लिए नहीं। इंतखाबात से पहले जो है इस्लाहात मईशत में उसको कानूनी शक्ल देना, ताकि कोई पार्टी जीतने के बाद उससे बाहर न निकल सके। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा था जो है कि ये फैसले की घड़ी है, हमें ये फैसला करना होगा कि इंतखाबात नहीं बल्कि इस्लाहात तरजीह होगी, और ऐसा कानून होना चाहिए और ऐसी सूरत हाल होनी चाहिए जिसमें तमाम सियासी जमात ने अपने सियासी मंशूर में रखे हुए इक्तिसादी मकासद, माशी मकासद के हसूल के लिए मीसाके जो मईशत की बात की जाती है उसकी तरफ आगे बढ़े। हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट एहसन जफर बख्तावरी। उनसे भी पाकिस्तान की मईशत और बिलखसूस जो है कि हमारी इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ इस साल डिक्लाइन कर गई है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान में जो सनती बहरान आया है। पाकिस्तान में हमने पहले हिस्से में बात की कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 6.1% से डिक्लाइन करके 0.29% पे आ गई, और इसकी जो मेजर बड़ी वजूहात थी डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी से हम बातचीत कर रहे थे। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की माशी मंजरनामा है उसके अंदर कौन सी ऐसी खराबी हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान हर 2-4 साल बाद जो है कि वो ग्रोथ करता है और फिर उसके बाद अचानक जो है कि इसकी जो ग्रोथ है वो नेगेटिव साइड पर आ जाती है और पाकिस्तान जो है कि नोज डाइव कर जाता है। ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान की मईशत जो है कि वो गोता जन हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ इस प्रोग्राम के हिस्से में इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो फॉरेन डेलीगेशन कमेटी के चेयरमैन अमीर हमजा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और इनसे ये बात खास तौर के ऊपर जो अगर हम 3-4 सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी होते हैं ग्रोथ को जो कंट्रीब्यूट करते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज, और इसके अंदर इंडस्ट्री बड़ा अहम कंपोनेंट होता है। तो इसी तनाजुर में हम उनसे बातचीत करेंगे कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्यों नेगेटिव हुई, एग्रीकल्चर में भी डिक्लाइन आया, सर्विसेज के अंदर भी डिक्लाइन था, लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है कि जो पिछले साल 7 पॉइंट से ज़्यादा ग्रोथ कर रही थी और ख़ासतौर के ऊपर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग डबल डिजिट ग्रोथ थी उसकी, वो भी इस दफ़ा जो है कि वो नेगेटिव ग्रोथ उसकी हुई है। इसकी बुनियादी वजूहत क्या है? हमजा साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। बुनियादी क्वेश्चन ये है कि आप जो पाकिस्तान की मईशत पिछले 2 सालों के अंदर 5.7 फिर 6.1% पे ग्रोथ कर रही थी, ये अचानक क्या हुआ कि 2 साल के बाद एकदम से हम जो है कि ऑलमोस्ट नेगेटिव में चले गए बड़े मुश्किल से? बाज़ लोग कहते हैं कि इसमें हमने कुछ एडजस्टमेंट्स की हैं फिगर्स की, इसलिए हमने अपने आप को नेगेटिव ग्रोथ से बचाया और 0.29 शो कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा जो है डिक्लाइन है रीजन के अंदर। हम ये देख रहे हैं कि इंडिया 6% ग्रो कर रहा है, बांग्लादेश 5.3 ग्रोथ कर रहा है, इवन श्रीलंका की ग्रोथ जो है कि वो ये प्रोजेक्ट कर रही है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 3.5% हो सकती है। तो फिर हम श्रीलंका से भी नीचे चले गए हैं कि हम एकदम से जीरो पे आ गए हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मुझे शो पे इनवाइट किया। जहाँ तक बात है इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें जो पहला इम्पैक्ट है वो आता है जब गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं, या जो गवर्नमेंट्स जब चल रही होती हैं तो उनको हिला दिया जाता है, जिसकी वजह से जो पहला चेंज आता है जिसको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कहा जाता है। पॉलिटिकल चेंज भी होता है, फिर इंस्टेबिलिटी भी आती है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो रीजनल टैरिफ जो है, आपने कोई भी आपने इंडस्ट्री को जब प्रमोट करना है और आपने एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करनी है तो उसके लिए आपको एनर्जी टैरिफ्स इंडस्ट्री को दिए जाते हैं, एंड उसकी वजह से आपको देखना पड़ता है कि आसपास के इलाकों में या जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्या रीजनल टैरिफ्स हैं, क्या आया हम compete कर पाएंगे कि नहीं, क्या हमारे पास उस रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, क्या हमें सपोर्ट मिल रही है थ्रू LCs, क्या हम उस रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी जब से क्योंकि आई एम फ्रॉम इंडस्ट्री तो बिज़नेस कम्युनिटी से हूँ, तो मैं ये बात करूँगा कि एक तो हमारा रीजनल टैरिफ जो है एनर्जी का वो बहुत हाई है। अगर हम बाहर जाके compete भी करना चाहें तो बहुत मुश्किल होता है, जो जिस पे हमें कहा जाता है कि आप एक्सपोर्ट्स की तरफ आएँ। आप IT एक्सपोर्ट्स की तरफ जा सकते हैं, बट आप हार्ड कोर जो कमोडिटीज़ हैं हमारी, जो टेक्सटाइल है, फिर स्पोर्टिंग गुड्स हैं, आप उसमें आ जाएँ, सर्जिकल आइटम्स में आ जाएँ, तो लोगों को अब दुश्वारियाँ आ रही हैं। फैब्रिक में, टेक्सटाइल में तो नेगेटिव 16% ग्रोथ हुई है इस दफा, उसकी वजह ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि काज़ाकिस्तान जैसा मुल्क हम जो कि एड लेते थे, नाउ आप उनको देखें, वो हमारे पास आके हमें कहते हैं कि आप हमारे पास है, हम आपको फ्री लैंड देंगे और आपको 0.5 सेंट्स जो है आपको एनर्जी टैरिफ देंगे पर किलोवाट। तो ऑफ कोर्स इट्स अ बिग न्यूज़ फॉर इंडस्ट्री। और यहाँ की इंडस्ट्री का शिफ्ट हो रही है उधर कुछ के एक ज़माने में हमें याद है माजी के अंदर जब पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे और यहाँ पे बिजली की अवेलेबिलिटी का और टैरिफ का दोनों इश्यूज थे, तो कहा जाता था कि यहाँ से मलेशिया, इंडोनेशिया और बांग्लादेश बहुत सारी इंडस्ट्री शिफ्ट हुई है। तो क्या अभी सेंट्रल एशिया की तरफ शिफ्ट का रुझान देख रहे हैं आप? नहीं, आई पर्सनली फील, देखें इसको मैनेज किया जा सकता है। थोड़ी सी मैनेजमेंट जो है ना पाकिस्तान के पास इस टाइम, जो हमारी एनर्जी कंजम्पशन है वो अभी भी कम है कंपेयर टू जितनी हम जनरेट कर रहे हैं। अगर उसको मैनेज अच्छे तरीके से किया जाए तो आई थिंक कि वो एनर्जी एक तो मैनेज की जा सकती है, और अगर इंडस्ट्रियल टैरिफ्स को रिवाइज किया जाए बाय द गवर्नमेंट तो आई थिंक हम वापस उसी जगह पे जा सकते हैं। बिलीव यू मी कि हम इजीली
ये जो 30 बिलियन 40 बिलियन का हमारा जो नुकसान हुआ है फ्लड्स में, वो हम इजीली रिकवर कर सकते हैं थ्रू एक्सपोर्ट्स, ये विद इन अ स्पैन ऑफ अ ईयर। ये मुझसे किसी ने शेयर किया था कि टैरिफ का जो आप रीजनल कंपैरिजन कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ 16 सेंट जो है कि वो ये मैं इलेक्ट्रिसिटी की टैरिफ की बात कर रहा हूँ कि अगर ये आ रहा है तो इंडिया के अंदर 8 सेंट है, बांग्लादेश में 10 सेंट है, वियतनाम में 6 सेंट है। और ये वो इलाके हैं जहाँ पे पाकिस्तान की इंडस्ट्री, खासतौर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री कम्पीट कर रही होती है, क्योंकि इन इलाकों के अंदर भी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रोडक्ट बना रही है वो भी उन्हीं मंडियों में लेके जा रही है जहाँ पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिन मंडियों के अंदर एक्सपोर्ट करती है। तो ये इज इट करेक्ट? और इसमें आप इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। और ये आई थिंक ये मंजर यहाँ पे ये चीज़ें आनी चाहिए ताकि गवर्नमेंट को इन चीज़ों से डिसीजन लेने आसान होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें रहती हैं बिजनेस कम्युनिटी में, या हमारा जो लेज ऑन होता है वो इतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता गवर्नमेंट्स के साथ या डिपार्टमेंट्स के साथ। फॉर एग्जांपल अब रिसेंटली जो CDA चेयरमैन आए हैं उन्होंने बड़े दबंग किस्म के फैसले किए हैं फॉर इस्लामाबाद कम्युनिटी, एंड ऑनेस्टली आई रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने वहीं पे खड़े होकर फैसले किए हैं फॉर द इंडस्ट्री एंड द ट्रेड कम्युनिटी ऑफ इस्लामाबाद। और लेकिन पाकिस्तान की सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री जो है वो तो कराची में है, गुजरांवाला में है, सियालकोट में है, फैसलाबाद है, लाहौर है। अगर वहाँ पे ऐसे डिसीजन नहीं होंगे तो सिर्फ एक सिटी के तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ना। इट्स एग्जाम्पलरी एंड आई पर्सनली फील के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको इस तरह के डिसीजन लेने चाहिए और वहाँ पे भी ऐसे लोग तैनात करें जहाँ पे वो इस तरह के डिसीजन ले सकें। जो ऐसे कौन से फॉर एग्जांपल 2-3 बड़े डिसीजंस क्या हैं जिसको आप समझते हैं कि बड़ा कहीं पे भी देखें आप, आपने चलना है ज़माने के साथ, उसमें आप ये देख लें कि अगर आपकी मार्केट्स हैं, इंडस्ट्री है, उसकी अपग्रेडेशंस नहीं हुई इतने अरसे से, आपने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स ठीक नहीं किए, तो ऑफ कोर्स विद ड्यू टाइम आपका जो वेयर एंड टेयर होगा वो ज़्यादा होगा, फिर आप प्रॉपरली ऑप्टिमाइजेशन की तरफ नहीं जा पाएंगे। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप बेहतर करेंगे, उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे तो उसके लिए इंपोर्ट मशीनरी करनी पड़ेगी आपको, उसके लिए LC खोलने के लिए डॉलर नहीं है आपके पास, तो फिर कैसे करेंगे सर? LCs के लिए तो एक कंपोनेंट, सबसे मेजर कंपोनेंट ये है, फिर बाकी चीजें तो बाद में आती हैं। देखिए यही अलमिया है कि अब इंडस्ट्री लगाने के लिए एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो सोचता है, वो कहते हैं कि जी हम इस टाइम बस हाथ में हाथ रख के बैठ जाएं, जो हमारे पास है वही करें और देन डाई डाउन विद टाइम। बट इस चीज़ में गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी पड़ेगी, कुछ हार्श फैसले करने पड़ेंगे कि हमें किसी तरह जो एक एनवायरनमेंट दिया जाए, फ्रेंडली एनवायरनमेंट दिया जाए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए जाएं, जिस तरह अब सऊदी ने बड़ा अच्छा एग्रीमेंट किया ईरान के साथ। सिमिलरली पाकिस्तान ने भी बहुत अच्छा स्टेप लिया एंड अभी टर्की के साथ, ईरान के साथ, फिर अफगानिस्तान के साथ हमें ये ट्रेड्स खोलनी चाहिए। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना होने के बराबर है, खा वो FDI हो या इवन लोकल इन्वेस्टर जो है कि वो हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर जो है बड़े तेजी से ग्रो कर रहा है, उसके डिपॉजिट्स जो है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी की तरफ जो है कि पैसा नहीं जा रहा। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर और इवन और कुछ सेक्टर्स के अंदर जो लैंडिंग है स्टेट बैंक की और ज़राई तरक्याती बैंक की, वो पिछले साल की ग्रो कर गया, लेकिन सेक्टर जो है कि वो अगेन जो है नेगेटिव ग्रोथ शो कर रहा है। ये समझ नहीं आ रही कि पैसा तो ज़्यादा जा रहा है उस तरफ, लेकिन आउटपुट क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें अब डेफिनेटली जिस तरह मैंने सबसे पहले बात की थी ना कि स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वो बड़ा रोल प्ले करती है। तो लोगों को जब ये होता है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे लगाएं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा सेफ है उनकी इन्वेस्टमेंट, ऑफ कोर्स दैट इज़ इन बैंकिंग सेक्टर, बिकॉज उनको इंटरेस्ट रेट्स अच्छे मिलते हैं, वहाँ पे वो सिक्योर होते हैं। 21% अभी भी, आज भी पॉलिसी रेट 21% रखा है, लो नहीं किया इसको। अब जिस तरह अभी रिसेंट बजट में जो मराद दी गई हैं एग्रीकल्चर में, उसके अलावा एजुकेशन में स्कॉलरशिप्स के लिए, फिर IT इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि AI और IoT का दौर है, उसमें जिस तरह से फैसले किए गए हैं, आई पर्सनली फील के इससे जो है इकोनॉमिक व्हील जो होगा वो थोड़ा सा चलेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी बेहतर, लोगों का ट्रस्ट बहाल होगा, गिवन के चीज़ें स्मूथली चलें आगे। अगर ये इस तरह की पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन रही तो फिर जिस तरह के हमारा अभी पिछले साल का जो कलेक्शन डेफिसिट है दैट इज़ $3.3 बिलियन एंड जो प्रेडिक्टेड है फॉर नेक्स्ट ईयर आउट ऑफ 9.2 बिलियन, जिसमें 2 बिलियन जो है प्रेडिक्शन है कि वो भी हम डेफिसिट जाएंगे, तो ऑफ कोर्स इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली $5.3 बिलियन जो डेफिसिट में जाएगा। तो वो भी तब जबकि हालात ठीक रहे। अगर हालात खराब हुए तो इट कैन इवन ग्रो बिगर देन दैट और बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन। तो बट जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बजट दिया है, आई फील कि वो एक पाकिस्तान दोस्त बजट है और हमें गवर्नमेंट के साथ इस टाइम साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन बजट के अंदर भी अगर एक
इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखें और फिर बजट को देखें, बजट के अंदर जो है कि आपका 80% बजट जो है कि वो आपकी इंटरेस्ट के ऊपर, 79% ये जो है कि सॉरी 69% जो है वो इंटरेस्ट के ऊपर है, और बाकी जो आपका ऑलमोस्ट 11 to 13% जो है कि वो पेंशन के ऊपर और फिर आपकी सब्सिडीज के ऊपर जा रहा है। तो 80% जो है कि इन 3 हेड्स के ऊपर चला जाएगा। बाकी 20% के ऊपर आपने पूरी डेवलपमेंट पाकिस्तान की करनी है, आपके तमाम की गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है, फेडरल गवर्नमेंट के सूबों की ग्रांट्स, ये सब का सब आपको कर्जा लेना पड़ता है और फिर कर्जे का सूद अदा करने के लिए भी कर्जा लेना पड़ता है। बिल्कुल। तो ऐसी सूरत में हम कैसे इसको आवाम दोस्त या एक अच्छा दोस्त बजट कह सकते हैं? देखें जी, इसमें जिस तरह मैंने कहा कि फिलहाल ऑन अ लाइटर नोट हम अभी क्या कर सकते हैं? कोई हमारे पास जादू की छड़ी तो है नहीं गवर्नमेंट के पास कि वो छड़ी चलाएंगे और एकदम से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो फॉर दैट मैटर उन्होंने डेफिनेटली जो है ट्रस्ट गेन करना है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, जो कि पाकिस्तान का असासा है, और उनके लिए जो उन्होंने इनिशिएटिव्स दिए हैं, आई थिंक उसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा डेफिसिट बेहतर हो सकता है। अच्छा, एक और उसके साथ साथ पॉलिसीज़ जो हैं हमारी वो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। अभी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की आपको पता है बात चल रही है काफ़ी अरसे से, और ये बिजनेस कम्युनिटी जितनी है पाकिस्तान की, उन्होंने एक चीज़ को अप्राइज किया ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, एंड वी हैव थॉट कि इट इज़ टाइम कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी फॉलो होनी चाहिए रिगार्डलेस कि कोई भी गवर्नमेंट आए या जाए। चार्टर ऑफ इकोनॉमी, बिजनेस कम्युनिटी, उनका ट्रस्ट गेन होना चाहिए और उनको किसी जगह पे डिस्टर्ब ना किया जाए, और वो पॉलिसीज़ आपकी 1-2 साल के लिए नहीं होनी चाहिए, वो मिनिमम 10 years, 20 years, 30 years के लिए होनी चाहिए। पॉलिटिकल गवर्नमेंट अमूमन जो है नेक्स्ट इलेक्शन का सोचती है, नेक्स्ट जनरेशन का नहीं सोचती। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि देखिए हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है कि उसने भी ख़ास रीजन और ख़ास ट्रेडिशनल जो एक्सपोर्ट्स हैं, हमारी एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है उसके ऊपर फोकस किया हुआ है। डाइवर्सिटी और नए जो एवेन्यूज़ होते हैं एक्सप्लोर करना, खा वो मंडियाँ हों और खा वो एरियाज़ हो। फॉर एग्जांपल IT सर्विसेज की आपने बात की, अब ये वो एरिया है जहाँ पे शायद आपको वो तमाम मसाइल जितने भी प्रैक्टिकली आपको नज़र आते हैं इंडस्ट्री को अपनी ग्रोथ के लिए, जो आप कहते हैं कि इन्वायरमेंट अच्छा हो, इसमें आपको शायद उतने मसाइल नज़र नहीं होंगे। हैं मसाइल, लेकिन शायद उतने नहीं हैं जितने के बाकी सेक्टर्स के अंदर हैं। लेकिन इस तरफ जो है कि हम बहुत पीछे रह गए हैं दुनिया से। तो आप नहीं समझते कि हमें नई मार्केटें भी और नए जो इंडस्ट्री है, एवेन्यूज़ हैं, उनको एक्सप्लोर करके भी ज़रा थोड़ी डाइवर्सिटी लेके आनी चाहिए? आपने बात बिल्कुल टू द पॉइंट की। इस मामले में आई पर्सनली फील कि जो शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो काफ़ी एक्टिव हैं। जिस तरह आरफा करीम टावर है, वो काफ़ी अरसे से चल रहा था एक प्रोजेक्ट, और उनकी अमेजिंग किस्म की प्रोडक्ट्स हैं जो कि मार्केट में आ गई हैं, दे आर बीइंग एक्सपोर्टेड। जो इस्लामाबाद की मार्केट है, अब मैं उसकी बात करूँगा कि इट हैज़ द कैपेसिटी ऑफ 3.3 और 3.4 बिलियन डॉलर्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ IT। ये कैपेसिटी है सिर्फ इस्लामाबाद की। तो इमेजिन कि अगर पाकिस्तान से IT को फ़रोग़ दिया जाए या फ्रेंडली पॉलिसीज़ लाई जाएँ, तो आप कितनी ज़्यादा, हमारी 50% पॉपुलेशन जो है वो यूथ है, पढ़ी लिखी है। एंड आप बिलीव करेंगे कि मेरा पर्सनल बिजनेस भी मेडिकल बिलिंग का था, तो उसमें मैंने विद इन अ ईयर बड़ा एक्सपेंड कर लिया था। एंड आई फील कि देखें बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ हैं IT में, जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, ज़रा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आनी चाहिए, डिफरेंट IT जॉइंट्स को लाना चाहिए यहाँ पे। उनको यहाँ पे लाएंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी होगी और डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है FDI दैट विल आल्सो फॉलो। थैंक यू वेरी मच। चौधरी अमीर हमजा हमारे साथ बातचीत कर रहे थे इस प्रोग्राम के इस हिस्से में। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो फॉरेन डेलीगेशंस कमेटी है उसके चेयरमैन है, और बातचीत हम करते पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल जो इश्यूज हैं, ग्रोथ क्यों नेगेटिव हुई। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आज ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो पाकिस्तान में माशी सूरत हाल के ऊपर हमने बात की। अब जरा सियासी सूरत हाल और सियासी इस्तेहकाम कैसे आ सकता है, उससे बातचीत करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर बातचीत कर रहे थे, जो कोई ज्यादा हौसला अफजा नहीं है। और प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे बातचीत करेंगे, जो शायद माशी सूरत हाल से भी इस वक्त ज्यादा खराब नजर आ रही है। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम पिछले 1 साल से नजर नहीं आ रहा, और जिस तेजी के साथ 9 मई के बाद साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक के बाद दूसरे जो उनके सीनियर अरकान थे वो पतझड़ की तरह पत्ते झड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, उसी तेजी के साथ पाकिस्तान में एक नई सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो भी बनी है, और इसमें बेशतर वो अरकान है जो तहरीक इंसाफ से अलग हुए थे।
इस मौजू के ऊपर हम बातचीत करेंगे। पाकिस्तान में नई सियासी जमातों का बनना, पुरानी सियासी जमातों के अंदर फूट होना और अरकान का अलग होना कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान की सियासी तारीख का हिस्सा है। लेकिन इस वक्त ये इतनी तेजी के साथ क्यों हुआ और ये पाकिस्तान के मजीद सियासी मंजरनामे को किसी मुस्बत जानिब लेकर जाएगा, किसी हल की तरफ लेकर जाएगा, या ये सियासी बहरान जो है मजीद गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है? इस पर हम बातचीत करेंगे। हमें डॉक्टर मुराद राज साहब ने हमें ज्वाइन किया है और ये अभी जहांगीर खान तरीन साहब ने जो अपनी लेटेस्ट ट्वीट किया, अनाउंसमेंट किया, उसमें उन्होंने अपने 7 स्पोक्स पर्सन्स का ऐलान किया है, उनमें डॉक्टर साहब भी शामिल है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन करने के लिए। बुनियादी क्वेश्चन जो है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं में से थे जिन्होंने जब सियासत को खैरबाद कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहा, तो उनके चेहरे पर जो अफसुर्दगी के तासुरात थे उनमें बड़ी शिद्दत नजर आती थी और लगता यह था कि शायद आप किसी जबर के तहत, किसी मजबूरी के तहत, किसी शदीद दबाव के तहत सियासत से किनारा कशी कर रहे हैं। लेकिन जिस तेजी के साथ दोबारा आप सियासी मंजरनामे पे आए हैं, आपके अपने वर्कर भी और बहुत से सियासी वर्कर भी बड़े हैरान और परेशान हैं। क्या इसकी आपको भी कोई लॉजिक समझ आती है, या आप समझते हैं कि नहीं, बिल्कुल जो आपका पहला फैसला, दूसरा फैसला दोनों ठीक थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि ऑब्वियसली 15 साल मैंने एक पार्टी में गुजारे, अपने हाथों से वो पार्टी बनाई मैंने। 2008 में मैंने ज्वाइन की थी तहरीक इंसाफ, और जब अपने हाथ से कुछ बनाते हैं उस वक्त आपको पता था कितने लोग थे, तहरीक इंसाफ में क्या था। और फिर मैं लाहौर का जनरल सेक्रेटरी भी रहा, फिर मैं 2013 में इलेक्ट हुआ, फिर मैं 2018 में इलेक्ट हुआ, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, फिर मैं मिनिस्टर बना। तो एक वाबस्तगी थी, एक साथ था लोगों का। ऑब्वियसली जब आप इतने पुराने साथ को छोड़ते हैं तो आपको बहुत फील होता है, और आप कभी भी छोड़ना उस तरह नहीं चाह रहे होते जिन हालात में छोड़ा गया, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वो अपने मुल्क को जलता हुआ देखे। जिस एक्सट्रीम पे हमारा प्रोटेस्ट वगैरह चीजें चली गई थी, मेरे ख्याल से उसकी जितनी भी मजम्मत करें कम है। और उन हालात में अब साथ रहना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो इसलिए ऑब्वियसली आप इमोशनल तो हो जाते हैं ऐसी चीजों में, मगर आगे भी देखना है, क्योंकि इसका ये मतलब तो नहीं कि अगर आपने एक पार्टी छोड़ी है कि आप अपनी जो जद्दोजहद है या अपनी सैक्रिफाइस है या जो अपनी मेहनत है उसको आप कहीं और नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल। डॉक्टर साहब, एक बड़ी अहम बात होती है, किसी भी रियासत के अंदर 3-4 बड़े पिलर्स होते हैं। अवाम और खित्ता सरजमीन होना लाजमी अंसर है। इसके अलावा एक अदलिया होती है, मुकन्ना होती है और इंतजामिया होती है। 9 मई की सुबह में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ वो भी सारे मनाजर सारी दुनिया ने देखे। आप नहीं समझते कि जितनी शिद्दत के साथ होना चाहिए, बिल्कुल आपके अगर किसी इदारे पर अटैक होता है, जलाओ घेराव होता है, उसकी मजम्मत होनी चाहिए, कानून को हरकत में आना चाहिए, जो भी कानून के अंदर सख्त से सख्त सजाएं हैं वो बिल्कुल मिलनी चाहिए, इससे इनकार कोई भी जी शऊर इंसान नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह से अदलिया के अंदर जो कुछ हुआ, जिस तरह से तोड़ फोड़ हुई, जो मनाजर सारे देखे गए, आप नहीं समझते कि रियासती पिलर इंसाफ और अदल के इदारों के अंदर भी अगर ये मनाजर देखने को मिलेंगे तो इससे एक रियासत का पिलर कमजोर होगा, और अगर अदल और इंसाफ को यूं नुकसान पहुंचाया जाएगा तो रियासत को भी हो सकता है उस अमले पर भी इतनी ही रियासत को और हुकूमत को और सियासी जमातों को शदोमत से मजम्मत करनी चाहिए थी और उसके मुल्जमान के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैं ये समझता हूं कि जहां पे एक चीज हो तो उसके रिएक्शन में इसका मतलब नहीं कि आप उससे बढ़ के कुछ करें। कोई भी काम जो है वो ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, और उसके रिएक्शन में अगर उससे बढ़ के कोई चीज की जाए और उसको ज्यादा मैग्नीफाई किया जाए उस रिएक्शन को, मेरे ख्याल से दोनों चीजें सही तरीके से भी हो सकती थी और गलत तरीके से भी हुई। सो इसलिए उस वक्त स्पर ऑफ द मोमेंट आप कभी भी नहीं कह सकते कि ये ठीक था, ये गलत था। हमें पता है जो उसका रिएक्शन आया वो कितना गलत था और किस तरह आया और किस एक्सट्रीम पे बात चली गई। मगर मैं आपको ये बताऊं कि वो जो हुआ, हमारा मुल्क है, कौन अपने मुल्क को जलता हुआ देखना चाहता है एट द एंड ऑफ द डे? कौन चाहता है कि आप देखें कि आपके जो जगह हैं, जो जरूरी जगह हैं या गैर जरूरी जगह भी हैं, आपकी मुल्क की जगह, हमारा मुल्क है, हमने इसमें रहना है, हमने इसका ख्याल करना है, उनको जलाया जाए, उनको तोड़ा जाए, उनको जो हालत की जाए। और इस तरह तो उस पॉलिटिक्स में मैं ना पहले कभी यकीन रखता था, ना मैं अब रखता हूं। और जिन लोगों ने छोड़ी है वो उसी वजह से छोड़ी है, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, एट द एंड ऑफ द डे
15 साल हमने पॉलिटिक्स की है, और उसमें से 12 साल मैंने सड़क पे गुजारे हैं। आई मीन 12 साल हमने एहतजाज किया है, मगर जिस लेवल पे अब बात आ गई थी और जिस स्टेज पे आ गई थी, दैट वाज अनएक्सेप्टेबल। डॉक्टर साहब, आप नहीं समझते कि कुछ इंडिपेंडेंट वकला जो है, जिसमें डॉक्टर एतजाज एहसन है, जिसमें लतीफ़ खोसा है और मुख्तलिफ बार एसोसिएशन भी हैं, वो भी ये कह रही हैं कि सारे सानिया की एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए ताकि इसके तमाम के तमाम महर्रकात, तमाम के तमाम अवामिल जो हैं वो सामने आए, खुलकर सामने आए, और इसके अंदर जिसमें ऊपर जिम्मेदारी आती है, खा वो सियासी जमात हो या कोई इदारा हो या कोई भी हो, उसको ज़रूर जो है कि इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए। उस इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के बगैर आप समझते हैं कि जो इस वक्त तक कार्रवाई हो रही है या ख़ास तौर के ऊपर सिर्फ एक जमात को ही निशाना बनाया जा रहा है, वो दुरुस्त है, या आप समझते हैं कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो जाए तो इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, ज़्यादा शफाफियत होगी? देखिए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी भी अगर हुकूमत समझती है या कोई भी समझता है तो जरूर होनी चाहिए, या कोई पार्टी समझती है कि उनको अगर टारगेट किया जा रहा है तो उनका भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो अपना मौकफ सामने रखें, सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन हो। बट एट द सेम टाइम जब कुछ चीजें आपके सामने आ रही हैं इन वीडियोस के थ्रू, इन तस्वीरों के थ्रू, इन सब चीजों के थ्रू, तो दोनों चीजों को साइड बाय साइड भी चलाया जाए तो इट डजंट रियली मेक अ डिफरेंस। डॉक्टर, सियासी इशू पे आते हैं कि आपकी जो सियासी जमात बनी, पाकिस्तान की एक पूरी हिस्ट्री है कि किंग्स पार्टी हमेशा एक वर्ड इस्तेमाल होता है। मैंने 70 की दिहाई में, 80 और 90 की दिहाई में जो लोग इदारों के अंदर थे जिन्होंने इस किस्म की जमातें बनाई, उनके इंटरव्यूज़ किए हुए हैं और वो बड़े रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं कि जिस अंदाज में सियासी जमातें टूटती हैं, जिस अंदाज में बनाई जाती हैं इलेक्शन से पहले, इनको प्री पोल रिगिंग का फेज़ 2 कहा जाता है कि फेज़ 1 के अंदर आप हल्का बंदियां करते हैं, फेज़ 2 के अंदर आप किंग पार्टी बनाते हैं और फिर फेज़ 3 के अंदर फिर और आगे चीज़ें बढ़ाई जाती हैं। आप नहीं समझते कि इस मौके के ऊपर बहुत से लोगों का यह ख्याल है जो सियासी तारीख के ऊपर नज़र रखते हैं, जिस अंदाज के अंदर ये सियासी जमातें बनती टूटती हैं, कि इस सियासी जमात के पीछे भी वो अवामिल हैं, या आप समझते हैं कि नहीं सिर्फ वही अवामिल है जिसकी बात जहांगीर तरीन साहब, आप या अलीम खान करते हैं? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि किंग्स पार्टी का तो मुझे नहीं पता, मैंने तो 15 साल थड़ों पे ही गुजारे हैं अपने हल्के के अंदर, सो किंग्स पार्टी का तो उससे कोई ताल्लुक नहीं। अगर किंग्स पार्टी होती तो मुझे फिर घर बैठ के इलेक्शन लड़ने चाहिए थे। मगर ये है कि देखें, एक इंसिडेंट हुआ जिसका एक रिएक्शन आया पार्टी के अंदर, पीटीआई के अंदर, और उस रिएक्शन की वजह से लोग निकल आए बाय, एक प्लेटफॉर्म पे दोबारा इकट्ठे हो गए। सो आई डोंट थिंक ये इतनी कोई बड़ी चीज है, क्योंकि आप देख लें जितने भी लोग इकट्ठे हुए वो पीटीआई के हैं, और जितने भी लोग इकट्ठे हैं वो एमएनएज, एमपीएज, वो कोई जूनियर लेवल के लोग नहीं, वो सीनियर लेवल के लोग हैं। आप देखें जिन लोगों ने 20-20, 25-25, 30-30 साल पीटीआई के अंदर गुजारे, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं। अब 15 साल मैंने गुजारे, इसी तरह 27 साल आमिर कियानी साहब ने गुजारे, अली जैदी, इमरान इस्माइल, सब ने आप देखें कि साल हर साल इस पीटीआई को दिए, और जब हम समझे कि दिस इज नॉट फॉर अस एनी मोर, सबने अलहदगी का फैसला किया। देखिए, इसके अंदर एक और चीज बड़ी है मैं कि जब अलहदगी हो रही थी तो आप सब लोग अमूमन ये कह रहे थे कि सियासत से किनारा कशी हम कर रहे हैं, सिवाय 2-4 लोगों के, जिसमें फिरदौस आशिक अवान थी, चौहान साहब थे जिन्होंने बड़ी तनकीद की इमरान खान के ऊपर, पार्टी के ऊपर बिल्कुल खुल के तनकीद की थी। इनके अलावा बेशतर जो है कि वो सियासत से किनारा कशी की बात कर रहे थे, लेकिन जिस तेज़ी के साथ एकदम से वापस आए, इसलिए लोगों का ख्याल है कि शायद इनको निकालने वाले भी और इनको लाने वाले भी कुछ और थे। दूसरी बात एक यह है कि इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है। जुलाई 2022 का ज़िमनी इलेक्शन हमारे सामने है, जब अप्रैल 2022 के अंदर गवर्नमेंट ख़त्म हुई, 25 के करीब आपके एमपीएस अलग हुए थे, फिर ज़िमनी इलेक्शन हुआ 20 नशिस्तों पर, आपके कोई तकरीबन 20 से 25 एमएनएस भी यहाँ पे एक अलग से ग्रुप बना था, कोई 50-60 लोग आपके उस वक्त पार्लियामेंटेरियन जो है पीटीआई छोड़ गए थे, लेकिन अवाम ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। अभी जो पीटीआई के अंदर फिर वो एक फेज आया है, लोग अलग हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अवाम इसको भी तस्लीम करेंगे या इस पे भी रिएक्शन वो होगा जो जुलाई 2022 में हुआ था? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो जो लोग छोड़ के गए हैं और कह रहे थे, मैंने तो बिल्कुल भी ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा था कि मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। देखें, एक पार्टी छोड़ने से इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी पूरी जो है एक जद्दोजहद उसको साइड पे रखते हैं और कहें कि नहीं मैं घर जा रहा हूं। सॉरी, दैट वाज नॉट इन माय
एटलीस्ट मेरे ओपिनियन उससे बहुत अलग है। आमिर कियानी साहब ने कहा था, जिन्हें अभी सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन साहब ने इसी पार्टी का बनाया है, वो ये अनाउंसमेंट करके गए थे। बाकी अली ज़ैदी साहब ने कहा जी मेरे सर में गोली मारने नहीं छोड़ूंगा, अगर मुझे कोई पार्टी से निकालेगा तो मैं फिर भी पार्टी की चौकीदारी करूंगा। हाँ जी, देखें ये जवाब अब आपको उनसे ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं उनके बिहाफ पे कुछ कहूं, तो आप जरूर उनसे पूछें। मगर मेरे ख्याल से अगर आप कुछ चीज छोड़ते हैं और आप समझते हैं कि आपको अपनी जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए, तो उनको ये पूरा हक है कि वो किसी पार्टी को भी ज्वाइन करें और उनके साथ आगे चलें। दूसरी चीज जो आपने इलेक्शंस वाली की, वो ये है कि देखें उस वक्त जब लोगों ने छोड़ा सर्कमस्टांसेस और थे, इस वक्त जब लोगों ने छोड़ा सर्कमस्टांसेस और हैं। सो इसलिए दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। बट द थिंग इज कि एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शंस कल नहीं आ रहे, ना परसों आ रहे। जब भी इलेक्शंस आएंगे, अभी हमने पार्टी बनाई है। राजा रियाज कहते हैं अक्टूबर में भी नहीं होंगे, आपका क्या ख्याल है, अक्टूबर में इलेक्शन होंगे नहीं होंगे? देखें, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है, मैंने तो यही सुना है कि अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शंस हैं इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर बराज राज हमारे से बातचीत कर रहे थे। तहकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान बन चुके हैं बाकायदा तौर के ऊपर, और आज हमने नाज़रीन बातचीत की पाकिस्तान की माशी और सियासी सूरत हाल के हवाले से। आज तक के लिए इतना ही। कल हम एक नए मौजू के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।